मैं कहा सर 6 महीने हो गए, जूते वूते भी घिस गए, मैं कर लूंगा, एक्टिंग आपको एक मौका दो। तो उन्होंने कहा चलो ठीक है, ये डायलॉग याद कर ले। मौका मिला, मैंने वो डायलॉग याद कर लिया, मैं तैयार एकदम। मैं कहा यार मौका आ गया, अभी छा जाना है। तो उन्होंने क्या करा, वो लाइट, कैमरा, एक्शन, और देव रतुड़ी के पैर ऐसे कांपने लगे। दिल्ली में मैंने लगभग 10 साल तक काम किया, सारे ओड जॉब करे, गाड़ी धोना, स्कूटर पे दूध बेचना, लाइक, और बहुत सारे काम। तो मुझे लगा कि अगर ब्रूस ली कर सकता है तो देव तू भी कर सकता है। तो मेरे को भूत भूत सवार हो गया। सबसे पहले हम आपसे जानना चाहेंगे कि आपने उत्तराखंड से लेकर चाइना तक का सफर कैसे तय किया? इस बारे में थोड़ा आप हमें बताइए पहले। देखिए, ये बात है 1993, 1992 में मैंने हाई स्कूल करा, और उसके बाद हमारे यहाँ पर ज़्यादा संसाधन नहीं थे, और मैं एक बहुत ही गरीब परिवार से ताल्लुक़ रखता हूँ। तो आगे की पढ़ाई कर नहीं पाए, तो उसके बाद मैं दिल्ली आ गया। तो दिल्ली में मैंने लगभग 10 साल तक काम किया, सारे ओड जॉब करे, गाड़ी धोना, स्कूटर पे दूध बेचना, लाइक, और बहुत सारे काम करे। तो 2005 में 1998 में एक्चुअली मुझे ब्रूस ली की एक फ़िल्म देखने का मौका मिला। मेरा एक दोस्त है, मित्र है, उन्होंने एक वीसीआर लिया था, और किराए पे वो कैसेट लेके वो फ़िल्म दिखाई मेरे को। तो उसकी फ़िल्म देख के मैं बहुत ज़्यादा प्रेरित हुआ, और फिर मैं दूसरी फ़िल्म देखी, तीसरी फ़िल्म देखी, और ऐसे ही मेरे को एक मौका मिला फ़िल्म देखने का, जिसका नाम था ड्रैगन, जो कि जी। ब्रूस ली के लाइफ़ पे बेस्ड थी। और वो फ़िल्म जो है मेरी लाइफ़ का एक टर्निंग पॉइंट था। मुझे लगा कि जब ब्रूस ली जैसा आदमी ऐसा कर सकता है, हांगकांग से जाके यूएस में एक रेस्टोरेंट में बर्तन धोता है, चोरी चुपके, बहुत सारे काम करता है, और धीरे-धीरे अपने पैशन को ज़िंदा रखते हुए उसको भी फ़िल्म में काम मिलता है, और इस तरह से वो एक, आप पूरी दुनिया जानती है, वो एक लीजेंड के नाम से जाना जाता है, जहाँ तक जी। मार्शल आर्ट की बात आती है, और जहाँ तक फ़िल्म्स वगैरह में भी। तो मुझे लगा कि अगर ब्रूस ली कर सकता है तो देव तू भी कर सकता है। तो मेरे को भूत भूत सवार हो गया। तो ऐसे ही फिर मेरे को 1998 में मैं बम्बई चला गया। मुझे लगा कि मुझे एक्टर बनना है। उस टाइम अक्षय कुमार जी। जी काफ़ी फ़ेमस थे, तो मैं कहा मेरे को ऐसा एक्शन सीखना है। बम्बई में जाकर मैंने लगभग 2 साल तक मार्शल आर्ट सीखा। सो आई एम अ ब्राउन बेल्ट, और उसके बाद मैंने कोशिश करी कि वहाँ पर काम माँगने की, तो जो मुझे लग रहा था कि ये बहुत आसान काम है एक्टिंग करना, लेकिन उतना आसान था नहीं। तो मैं पुनीत सर, किसी ने रेफ़रेंस दिया था, मेरे बड़े भाई साहब वहाँ रहते थे, उन्होंने रेफ़रेंस देके पुनीत सर जी के साथ में मेरे को लगा दिया। उस टाइम वो एक सीरियल बना रहे थे हिंदुस्तानी, वो डायरेक्ट कर रहे थे पुनीत सर जी। तो उनके साथ मैं जी। रहा लगभग 6 महीने तक। तो उन्होंने बोला बेटा एक काम करो, तुम उस क्राउड पीछे से देखते रहो, ऑब्ज़र्व करो, क्या हो रहा है, सेट पे रहो। जहाँ पर कहीं कोई भाग रहे हैं तो मैं उनके साथ भाग रहा हूँ, कोई तो ताली आपकी बजा रहे हैं, कोई आपकी हँस रहे हैं। मुलाकात आपकी मुलाकात कैसे हुई पुनीत सर जी से? एक्चुअली मेरे भाई साहब वहाँ पर एक काम करते थे, एक प्रोडक्शन हाउस था, उसमें काम करते थे। तो उनके जो ओनर है, उन्होंने एक लेटर लिखा था पुनीत सर जी को। तो मैं वो जी। लेटर लेके गया था पुनीत सर जी के पास। तो इस तरह से एक रेफ़रेंस से, तो उन्होंने बोला कि ये सिनेवेस्टा कम्युनिकेशन के नाम से है, प्रेम किशन जी। तो उन्होंने जी। उनके कुछ रेफ़रेंस से जो है वो लेटर मैं पुनीत सर जी को दिया, तो उन्होंने बोला कि ठीक है आप ऑब्ज़र्व करो। तो मेरा था कि मेरे को इस सीरियल में काम करना है। तो एक दिन उन्होंने ऐसी, मैंने बोला पुनीत जी को, काफ़ी 6 महीने हो गए थे, मैं कहा सर 6 महीने हो गए, जूते-वूते भी घिस गए, मैं कर लूँगा, एक्टिंग आपको एक मौका दो। तो उन्होंने कहा चलो ठीक है, ये डायलॉग याद कर ले। तो डायलॉग था इनका, जो दारा सिंह जी के लड़के हैं, उनका एक डायलॉग था। उन्होंने वो रोल कर दिया था। उन्होंने बोला तू एक डायलॉग कैमरे के आगे खड़ा होके इसको बोल। अब मुझे मौका मिला, मैंने वो डायलॉग याद कर लिया, मैं तैयार एकदम। मैं कहा यार मौका आ गया, अभी छा जाना है। तो वो तो डायलॉग उन्होंने आज भी आपको याद है? वो हाँ, डायलॉग हाँ, आपको बिल्कुल, याद है वो आज भी? थोड़ा कि हाँ सर, वो डायलॉग क्या था कि उसमें कुछ टेररिस्ट होते हैं ना, वो कहते हैं सर इनको कि इन आतंकवादियों को मैं छोड़ूँगा नहीं, कुछ इस तरह का एक छोटा-सा डायलॉग था। तो मैं याद कर लिया, ज़्यादा बड़ा डायलॉग नहीं था। तो उन्होंने क्या करा, वो जी। लाइट, कैमरा, एक्शन, और देव रतुड़ी के पैर ऐसे काँपने लगे। और मेरे मुँह से आई लाइक आई कुडन्ट अटर अ सिंगल वर्ड ऑफ डायलॉग, एंड दैट डे आई रियलाइज्ड दैट, मतलब मूवी ड्रीम खत्म। उस दिन मुझे रियलाइज हुआ 6 महीने बाद कि कैमरे के आगे और कैमरे के पीछे, मुझे लगता था ये बहुत आसान है, जो ये लोग कर रहे हैं मैं आसानी से कर लूँगा। तो तब रियलाइज हुआ कि ये इतना आसान नहीं है। ऑल्दो आई स्पेंट नहीं, ऑलमोस्ट लाइक कैमरे 6 के मंथ। सामने आना इतना आसान नहीं है। हाँ जी, हाँ जी।
फिर उसके बाद फिर मैं कुछ टाइम और रहा, मैंने वहाँ पे काफ़ी, मैं वहाँ पर एक्चुअली सिक्योरिटी गार्ड भी रहा मैं बम्बई में। एक अंकल जी थे, एक क्रिश्चियन अंकल जी थे, एंड उन्होंने कहा बेटा देख यहाँ पर मैं भी हीरो बनने आया था, लेकिन देख मैं सिक्योरिटी गार्ड की जॉब कर रहा हूँ। तो मैंने चलो पार्ट टाइम के लिए मैं रात को लगभग मैंने मेरे ख्याल से हफ्ता 10 दिन तक एज ए सिक्योरिटी गार्ड भी जॉब करा मैंने। तारदेव के पीछे एक बिल्डिंग बन रही थी जी। सरवाइव करने के लिए। और उसके बाद लगा कि नहीं आगे जाने वाली नहीं गाड़ी, और एक्टिंग में तो वहाँ बहुत कंपटीशन है, इतना आसान नहीं है। अगर आप बात और करें तो वहाँ आपकी पर वहाँ पे बहुत सारे लोग, अगर सिक्योरिटी गार्ड की आप जॉब कर रहे थे वहाँ पे, तो आपकी कितनी सैलरी थी वहाँ पे? वहाँ कितनी थी होगी मेरे ख्याल से 4-5 हज़ार रुपए रही होगी, 3,500-4 हज़ार के करीब करीब रही होगी उस दौरान। ये 1998 की बात है, 1998 की जी। बात है। तो फिर बाल लंबे लंबे, लेकिन मार्शल आर्ट वगैरह मैंने सीख लिया था वहाँ पर। फिर मुझे लगा नहीं गाड़ी ज़्यादा दिन ऐसे चलने वाली नहीं है, मैं वापस दिल्ली आ गया। क्योंकि मैं दिल्ली एक कंस्ट्रक्शन कंपनी में काम करता था। एक राम कुमार यादव जी हैं, बहुत सज्जन व्यक्ति हैं, वो मेरे को अपने बेटे की तरह रखते थे। तो उन्होंने मेरे को वापस बुलाया, तू वापस आ जा। तो दिल्ली में उनके साथ काम करने लग गया। तो वहाँ पर मैंने एक बल्कि कुछ दिन लगभग 1.5 साल तक मैंने एक मार्शल आर्ट स्कूल भी चलाया दिल्ली में, कापासेड़ा गाँव में, और साथ-साथ हुँ। मैं कुछ ना कुछ और काम भी कर रहा था। तो ऐसे ही एक दिन एक दोस्त ने बोला यार तेरा जो मूवी का जो सपना है ब्रूस ली, उसका क्या हुआ? तो मैं कहा यार अभी तो चल ही रहा है, मैं मार्शल आर्ट तो सीख ही रहा हूँ और देख रहा हूँ शायद इसमें कुछ और बढ़िया हो जाए। तो 2 साल तक लगभग मैंने वो मार्शल आर्ट स्कूल चलाया। और एक दिन मेरे एक मित्र हैं, उन्होंने बोला कि यार देव तू चाइना जा, तेरे अंदर पोटेंशियल है, तू चाइना जा और मार्शल आर्ट सीख के आ, और फिर आके इन लड़कों को सिखा तो और बहुत और बढ़िया सिखा पाएगा। तो फिर मैं ढूँढ रहा था, एक दिन कोई मिल गया मेरे को हमारे पड़ोस में। उन्होंने बोला यार मैं एक आदमी को जानता हूँ चाइना में, उसके कुछ रेस्टोरेंट है चाइना में, 4-5 रेस्टोरेंट है, इंडियन रेस्टोरेंट। तू वहाँ जाके एज़ अ वेटर काम कर और साथ में रात को मार्शल आर्ट सीखना, और ऐसे करके जो है तेरा दोनों काम हो जाएगा, पैसे भी नहीं लगाने पड़ेंगे। मैं कहा यार ये आइडिया अच्छा है। तो मैं उस ओनर को मिलने गया, तो उसने बोला बेटा कहाँ काम करते हो? मैं कहा सर काम तो मैं करता नहीं, होटल का काम आता है। मैं कहा नहीं आता है। मैं कहा सर मैं सीख लूँगा। कह रहा नहीं ऐसा थोड़ी चलेगा यार, रेस्टोरेंट का वेटर का काम भी इतना आसान नहीं है, वो काम ट्रे का बैलेंस मेनू होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए फूड के बारे में। मैं कहा यार ये एक और चैलेंज। तो उन्होंने मेरे को बोला कि एक काम कर, मेरे एक दोस्त है नोएडा में, एक रेस्टोरेंट था उनके दोस्त का दूसरी मंजिल, कह रहा 2-3 महीने जी। तो वहाँ काम सीख। एंड देन मेरे पास बाइक होती थी, मैं दिल्ली से नोएडा काम सीखने जाता था। तो 2 मतलब महीने बाद डेली आप उनका अप डाउन फ़ोन आया। करते थे? डेली आप अप डाउन करते थे दिल्ली अप से डाउन, नोएडा? हाँ जी, अप डाउन, और बाइक का बड़ा शौक था उस दौरान। अप डाउन करा था तो वहाँ गया, तो उन्होंने मेरे को, जो वहाँ के मैनेजर है, उन्होंने बोला भाई रेस्टोरेंट में काम कर पहले बर्तन धोने से वाइप करना सीखो। और वाइप करते-करते 1 घंटा। मैं कहा यार लगभग मेरे ख्याल से 10-15 दिन हो गया था। मैं कहा सर ऐसा नहीं चलेगा, मैं काम सीखने आया हूँ। कह रहा ये शुरुआत है। और जैसे वो देखता था एक गिलास उठाया, अच्छा मैंने 50 गिलास साफ कर दिए। वो देखते थे गिलास इसमें तो डस्ट लगी है, सारे गिलासों में पानी डाल देता था। दोबारा से सारे साफ करो, और बड़ी खुंदक भी आती। मैं कहा क्या करें? कह रहा काम सीखने का तरीका मतलब यही है भाई, तुमको एक उस वक़्त तो गुस्सा भी आता होगा कि इतना काम करने के बाद भी आपको इतना सुनना पड़ रहा है? हाँ, हाँ। गुस्सा आता था। तो मैं कहा यार मैं तो यहाँ काम सीखने आ रखा हूँ, गेस्टों से कैसे बात करनी है, मेनू के बारे में, लेकिन मेरे को याद बहुत जल्दी हो जाता था। तो उसका एक एडवांटेज भी था। एक दिन वो ब्रीफिंग ले रहे थे मैनेजर साहब, तो उन्होंने मेरे को ऐसे ही पूछ लिया, बाकी मैं सफाई कर रहा था, फ्लोर क्लीन कर रहा था। तो ब्रीफिंग में वो लड़कों को पूछ रहे थे कि यार ये तंदूरी चिकन क्या होता है, चिकन टिक्का क्या होता है, तो सारे बच्चे कोई जवाब नहीं दे पा रहा था। मैं कहा सर मेरे को आता है। तो मैंने उनको बोला, मैं कहा दिस इज लाइक तंदूरी चिकन, उसकी जो डेफिनेशन होती है वो बताई मैंने, सब मेरिनेटेड चिकन विच कुक्ड इन क्ले ओवन, एंड वो दंग रह गया, यार तुमको इंग्लिश भी आती है, कर तू बाहर आ। तो उस दिन से उन्होंने मेरे को ड्यूटी बाहर लगा दी। तो 2 महीने तक मैंने काम करा। तो एक दिन फिर ओनर का फ़ोन आ गया, कह रहा यार तुम्हारा वीज़ा लग गया है, और टूरिस्ट वीज़ा, पासपोर्ट बन रखा था। और चाइना, उस टाइम हमको ये भी नहीं पता था कि टूरिस्ट वीज़ा क्या होता है, बिज़नेस वीज़ा क्या होता है, वर्क वीज़ा क्या होता है। तो टूरिस्ट वीज़ा पे हम चाइना आ गए। तो चाइना आए तो फिर हांगकांग में हमें, अब मेरे दोस्तों ने डरा भी दिया। कह रहा भाई चाइना कहाँ जा रहा है? वहाँ लोग खुद भूखे मर रहे हैं, और वहाँ तो तो बर्बाद नहीं हो जाएगा पक्का, तू मत जा आपको चाइना। सोच के डर नहीं लगा, क्योंकि आप यहाँ से जा रहे हो वहाँ चाइना, तो एक होता है ना मन में कि यार मैं यहाँ से इतनी दूर जाऊँगा, कैसे मैनेज करूँगा, कैसे सर्वाइव करूँगा? ये सारी चीज़ें आपके मन में ख़्याल नहीं आया? नहीं, मैं शुरू से ही बड़ा, मैं
शुरू से ही अगर 1% भी चांस है विनिंग के, तो आई विल टेक दैट। जी, मतलब आप मेरे रिस्क अंदर ले वो लेते सही थे। था। हाँ, नहीं, रिस्क रिस्क ले लेने का लेते था थे। कि एंड दूसरी बात क्या था कि मेरे पास खोने के लिए कुछ था नहीं, एंड आई वांटेड टू लर्न कि मैं चाइना जाऊँगा, कुछ ना कुछ तो सीख ही जाऊँगा। भैया ऐसा कुछ पैसा भी नहीं लग रहा और पैसे भी नहीं थे। तो ओनर ने बोला कि भाई चाइना आना है तो आपको टिकट के पैसे एक तरफ के आपको खुद देने पड़ेंगे, व्हिच वाज लाइक 16,000 रुपीस उस टाइम 2005 में। लगभग जी, 16,000 की टिकट थी। अब वो 16,000 नहीं, क्या करें? तो हमारे एक रिलेटिव रहते हैं न्यूजीलैंड में, तो मैंने उनको कॉल करा, जियाजी लगते हैं हमारे। तो मैं कहा सर ऐसा ऐसा है, चाइना का हो रहा है और आपको मेरी हेल्प करनी है। उस सज्जन व्यक्ति ने भाई दूसरे दिन पैसा भेज दिया 16,000 रुपए, जिससे मेरी टिकट बनी, जिससे मैं चाइना पहुंचा। तो ये जर्नी रही नो, गांव से चाइना तक आने तक बड़ा सफर रहा। हालांकि दिल्ली में मैंने 5-7 साल मैंने एज ए साइकिल पे दूध भी बेचा, साइकिल और स्कूटर पे। मतलब एक आपने सब अलग-अलग काम किया, कहीं आपने दूध भी बेचा, कहीं आपने सिक्योरिटी गार्ड का काम किया, तो कहीं आपने रेस्टोरेंट में काम किया, मतलब अलग-अलग फील्ड हाँ में भी जी, आपने काम किया हुआ है। हाँ जी, कंस्ट्रक्शन में भी करा था, मैं ड्राइविंग भी करता था। जो अंकल जी थे जिनके पास मैं था, उनकी गाड़ी छोड़ना, जी। गाड़ी साफ करना, ऑफिस साफ करना। तो लगभग ऑलमोस्ट सारे काम करे करे इंडिया में रहते हुए। नहीं, लेकिन हम ये जानना चाहते हैं कि आप 10th क्लास तक आपने पढ़ाई की है, जैसा हमने हाँ जी, सुना है कि आपने 10th तक क्लास तक ही पढ़ाई करी। हाँ जी, क्या हाँ ऐसी जी, वजह बिल्कुल, रही बिल्कुल। जिसकी वजह से आपने वहाँ तक पढ़ाई छोड़ दी और जिसके बाद नहीं, आप पैसे नहीं थे। रोज़गार ढूँढने के लिए देखिए, निकले? हमारे पास जो है, घर से जब मैं निकलता था, 10वीं भी मैंने बड़ी मुश्किल से करी, क्योंकि हमारे पास फीस देने के लिए, सरकारी स्कूल की जो फीस होती है 1-2 रुपए, उसको देने के लिए पैसा नहीं होता था। मैं आई वाज़ द फर्स्ट एंड ओनली स्टूडेंट इन दैट स्कूल, राजकीय इंटर कॉलेज चमियाला नाम है उस स्कूल का। मैं 8वीं क्लास तक नंगे पाँव गया उस स्कूल में। आई वाज़ द ओनली, फर्स्ट एंड द लास्ट। आज तक कोई नहीं है उस स्कूल में। क्योंकि मेरे को मिला 2005 में, मेरे को मौका मिला, बिकॉज़ आई हेल्प दैट स्कूल। मैंने वहाँ का जो बच्चों का खेल-कूद का सामान है, कुर्सी मेज़ है, वहाँ का जो पानी की व्यवस्था है, तो आई हेल्प्ड मैनी स्टूडेंट। और मैंने प्रिंसिपल साहब को मैं मिलने गया, तो मैंने बोला सर देखो, मैं नहीं चाहता हूँ कि जिस तरह से पैसे नहीं होने के कारण मुझे स्कूल छोड़ना पड़ा, मैं नहीं चाहता कि जी। हमारे स्कूल का कोई भी बच्चा इस वजह से स्कूल हुँ, छोड़े। तो आई विल फुली सपोर्ट। कितने बच्चे हैं मुझे उसकी परवाह नहीं है, पर मैं नहीं चाहता कि कोई बच्चा इस तरह से छोड़े। तो वहाँ पर मैंने काफ़ी स्कूल में काफ़ी अपनी तरफ से कोशिश करी है, आई एम एक माध्यम होता है। तो अब हालात वैसे नहीं है। तो आई गॉट अ अपॉर्च्युनिटी टू टॉक टू दीज़ ऑल दीज़ स्टूडेंट, एंड एक बार प्रिंसिपल साहब ने बुलाया, तो वहाँ पे मुझे एक छोटी-सी स्पीच देने का भी मौका मिला, जिससे कि काफ़ी बच्चे जी। इंस्पायर हुए। अब वो बच्चे मेरे को मिलते हैं, तो उनको लगता है यार कि हमारे बीच का बंदा, बैठा हुआ बंदा इतना कर सकता है, तो हम तो और बेहतर कर सकते हैं। हाँ जी। अच्छा, तो आप मुझे ये बताइए कि जैसे कि आप जब 16,000 रुपए की टिकट करके आप यहाँ से हाँ चाइना जी। पहुँचे, चाइना के बाद वहाँ कैसा माहौल था आप जब गए? तो वहाँ कैसे आपने अपने आप को सर्वाइव किया? क्योंकि चाइना की लैंग्वेज, वो सारी चीज़ें समझने में, वहाँ सर्वाइव करने में प्रॉब्लम्स आती हैं। तो वो चीज़ें कैसे करी आपने? हाँ, मैं जैसे ही चाइना आया, तो पहले तो इंडिया में सबने डरा दिया था कि क्या करेगा, चाइना जाके बर्बाद हो जाएगा। और चाइना में हमने जो ब्रूस ली की मूवी देखी थी, उसमें देखे थे लंबे-लंबे इनके बाल होते हैं, चॉपस्टिक लेके भैया खाना खा रहे हैं, सबको मार्शल आर्ट आता है, झोपड़ियों में रहते हैं, हाइट छोटी है, आँखें छोटी, तो वो हमारे दिमाग में था एक इमेजिनेशन। जैसे ही मैं हांगकांग उतरा, यू कैन्ट बिलीव, मैं तो मतलब बहुत ही सरप्राइज़, मैं तो देखता रह गया, ये सारी बिल्डिंग है, लाइक बड़ी-बड़ी बिल्डिंग है, हाई स्पीड मेट्रो एंड ट्रेन एंड लंबे चौड़े कद के देख लोग, बड़ी-बड़ी आँखें। मैं कहा यार, हम तो कहीं ऐसा लग रहा है जैसे हॉलीवुड मूवी देख रहे हैं। तो चाइना इतना बदल चुका था, 2005 में भी चाइना इतना डेवलप हो चुका था, एंड आई वाज़ रियली, मैं बहुत सरप्राइज़ था चाइना की जो जो प्रोग्रेस देख के। और फिर उसके बाद हम हांगकांग से शenzhen जो एक सिटी है, वहाँ पर मैंने एज़ अ वेटर लगभग 1.5 साल काम करा मैंने एज़ अ वेटर। लेकिन थोड़ा-सा डिसअपॉइंटमेंट भी हुआ। मैं यहाँ आके खुशियाँ बहुत थी कि एक अच्छे शहर में आ गए, यहाँ पर बहुत कुछ है ग्रोथ के लिए। लेकिन डिसअपॉइंटमेंट ये थी कि जब मैं किसी को भी पूछूँ कि यार मेरे को मार्शल आर्ट सिखा, किसी को नहीं आता मार्शल आर्ट। एक बंदा तो जी। परेशान हो गया, उसने एक दिन मेरे को दिखाई बाबा रामदेव की पेट की फ़ोटो, वो घूम रहा पेट, कह रहा तू मेरे को एक करके दिखा। मैं कहा यार मैं कोई योगी थोड़ी हूँ, कह रहा ऐसा ही चाइना में हर चाइनीज़ मार्शल आर्ट का मास्टर नहीं है। तो तब दिमाग में आया, ओह! अच्छा ऐसा है। अच्छा, तो ये बताइए कि जैसे दूसरे के रेस्टोरेंट में काम करते-करते आपने अपना रेस्टोरेंट कैसे खोला? देखिए, मैं सीखने की आदत तो शुरू से ही रही। मैंने होटल मैनेजमेंट नहीं जी। करा, लेकिन मैं 2016 में एज़ अ वेटर की नौकरी कर रहा था, और सॉरी 2005 में।
और 2 साल बाद मैं आई वाज़ वर्किंग एज़ अ जनरल रेस्टोरेंट मैनेजर एक जर्मन रेस्टोरेंट में। प्रोग्रेस क्योंकि मैं सीखता रहता था, गूगल मेरा गुरु था। मैं सारी चीज़ें जो मेरे को नहीं आता क्योंकि डर था कि यार मैंने होटल मैनेजमेंट नहीं कर रखा, मैंने ग्रेजुएशन नहीं कर रखा, मेरे पास ऐसी कोई काबिलियत नहीं है। तो आई वाज़ वेरी कीन टू लर्न। तो मैं रात-दिन लोग 8 घंटे काम करते थे, मैं 18 घंटा काम करता था। मैं लोग 18 छुट्टी घंटे आप करते काम कर लेते थे? कर लेता था मैं। मैं आज भी मैं 18 से 20 घंटे इस तरह से काम करता हूँ मैं लगभग। 5-6 घंटे ही सोता हूँ मैं। तो काम का शुरू से जुनून रहा है, वो पैशन रहा है सीखने का। तो देखिए आप जिसने कभी होटल में काम नहीं करा, मैं 2005 में एज़ अ वेटर 2007 में मैं एक जर्मन रेस्टोरेंट में रेस्टोरेंट मैनेजर बन गया। 2009 में मैं एक ऑस्ट्रेलियन रेस्टोरेंट में मैनेजर था। 2010 में मैं एक अमेरिकन रेस्टोरेंट में जनरल मैनेजर रहा। और मेरी जो जर्नी है 2005 में जब मैं चाइना आया तो मेरी तनख्वाह इंडिया की 16,000 रुपए थी। और 2010 में मैं एक अमेरिकन रेस्टोरेंट में जनरल मैनेजर रहा जहां मेरी तनख्वाह 3.5 लाख रुपए थी, एक अमेरिकन रेस्टोरेंट में। उसके बाद में एक हांगकांग की एक कंपनी जहां पर मैं एफ&बी ऑपरेशन डायरेक्टर रहा, जहां मेरे अंडर में लगभग 200-300 लोग काम करते थे और कम से जी। कम 10-12 रेस्टोरेंट में मैनेज करता था। सो तब हो पाया जब मैं लगातार सीखता रहा, लगातार सीखता रहा। हाँ जी, तो 2012 में मुझे याद है कि 12 में मेरे को लगभग 4 लाख तक के अभी ऑफर आ चुके थे बहुत सारे होटल्स और रेस्टोरेंट चेन में कि आप आइए और हमारे रेस्टोरेंट मैनेज कीजिए। लेकिन इस 7 साल के दौरान मुझे लगा कि भारत हमारी जो संस्कृति है जी। इसको कोई यहाँ पर कोई प्रमोट नहीं कर पा रहा, चाइनीज़ों को पता ही नहीं है भारत के बारे में। जैसे कि जब मैं इंडिया से चाइना आ रहा था तो मेरे दिमाग में क्या था चाइना के बारे में, बस लाइक हाइट छोटी है, वहाँ लोग सब नूडल्स खाते हैं, वहाँ गरीबी है। यहाँ के लोगों के दिमाग में भी वही चल रहा था। क्योंकि इस दौरान मैंने चाइनीज़ भाषा सीख ली थी। मैंने 6 महीने के अंदर चाइनीज़ भाषा बोलनी सीख ली थी, मेहनत करके। तो चीन चीन की फ़िल्म इंडस्ट्री में आपको कैसे लिया गया? मतलब कि किस तरीके की दिक्कतों का आपको सामना करना पड़ा, जब आप चीन की फ़िल्म इंडस्ट्री में गए? चीन का तो ऐसा हमारा एक रेस्टोरेंट बन रहा था सिचुआन प्रोविंस में, एक बहुत ही प्यारा रेस्टोरेंट था, तो वहाँ पर एक डायरेक्टर साहब आए थे। तो उन्होंने देखा जी। रेस्टोरेंट बड़ा प्यारा और मेरे से बात करी उन्होंने कि यार मेरे इस फ़िल्म में एक छोटा-सा किरदार है, जो हमारा एक्टर है वो हमारी किसी इंडियन लड़की से प्यार कर बैठता है और तुम इस इंडियन रेस्टोरेंट के ओनर हो। तो वो एक छोटा-सा रोल था और तो मुझे लगा कि मेरे लिए तो एक बहुत बड़ा मौका है। मुझे याद आ गया दो 1998 जब जब सब लोग मेरे पे हँस रहे थे, मेरे पैर काँप रहे थे। मैं कहा यार ये मौका है इस बार देव इस मौके पे ठोका मारना है। तो वो छोटा-सा रोल करा मैंने, मेरे ख्याल से 4-5 मिनट का रोल था। तो उसको देख के उसी फ़िल्म में एक डायरेक्टर दूसरे डायरेक्टर थे जिन्होंने वो रोल देखा, तो मेरे को एक्टिंग करते हुए देखे तो उनको लगा यार कि हाँ, ये बंदा कर सकता है। तो उस टाइम एक स्क्रिप्ट लिख रहे थे वो। तो उन्होंने बोला कि मेरे पास एक स्क्रिप्ट है जिसमें एक गैंगस्टर का रोल है और मेन गैंगस्टर है और उसमें आपको काम करना है। तो फिर वो फ़िल्म करी तो इस तरह से जर्नी होती गई और अभी तक तो मैं लगभग आई थिंक आई एम द पार्ट ऑफ ऑलमोस्ट मोर देन 35 फ़िल्म्स एंड टीवी ड्रामा। अभी तक मैं 35 से ज़्यादा फ़िल्म और टीवी ड्रामा वगैरह में छोटे-छोटे रोल कर चुका हूँ। काम करें। मेनली गैंगस्टर के रोल होते हैं मेरे। तो मेनली गैंगस्टर। डराने धमकाने वाले, किडनैपिंग वाले। अच्छा, तो आपको ये कब पता चला कि आपके बारे में वहाँ 7th क्लास के बच्चों के सिलेबस में आपके बारे में वहाँ पढ़ाया जा रहा है बच्चों को? इस बारे में आपको कब पता चला? देखिए मैं सियान शहर में मैं 12 साल से रह रहा हूँ तो मेरे को वहाँ पर लोग ओल्ड सियानीज़ बोलते हैं। मतलब चाइनीज़ में बोलते हैं हम लो सियान रेंट, मतलब इस ओल्ड सियानीज़ की भाई इतने साल हो गए और हमारे वहाँ पर 6-7 रेस्टोरेंट हैं। तो मेरे एक दोस्त हुँ। है उनकी बेटी 7th स्टैंडर्ड में पढ़ती है। तो उनकी बेटी उनके उन मेरे दोस्त का कॉल आया कि यार मेरी बेटी हमारी उनकी जो इंग्लिश टेक्स्ट बुक है 7th स्टैंडर्ड की उसमें तुम्हारे बारे में एक चैप्टर है और उनके स्कूल के सारे बच्चे तुमसे मिलना चाहते हैं क्योंकि उनको यकीन नहीं हो रहा है कि हम तुमको जानते हैं। तो मुझे भी नहीं पता था ये 2017 की बात है, 17 या 18 की बात है। तो वो किताब लेके आए और वो सारे बच्चे 20-25 बच्चे मेरे को मिलने आए रेस्टोरेंट में। तो बड़े खुश थे, मेरे साथ फ़ोटो खींची। उसके बाद बहुत सारे मीडिया चाइनीज़ का जो लोकल मीडिया है, दे आल्सो इंटरव्यूड मी ना आई हैड नो आइडिया। मुझे पता ही नहीं था इस बारे में कि ये कैसे हुआ, कब हुआ, मैं तो हम तो मतलब कृष्ण भक्त हैं, कर्म में विश्वास रखते हैं, अपने कर्म करते जाते हैं और रिज़ल्ट हमारे हाथ में होता भी नहीं है। सो आई वाज़ आई हैव बीन डूइंग दैट ऑल द वे ऑफ माय लाइफ। तो 2018 में अच्छा, पता चला हम मुझे। हमने ये भी सुना है कि आपका नाम देव रतुड़ी की जगह द्वारिका प्रसाद रतुड़ी था?
नहीं, मेरा नाम अभी द्वारिका प्रसाद रतूड़ी है इंडिया में, इंडियन जी, पासपोर्ट में। एंड पर जी। चाइना में लोग मेरे को, ज़्यादातर लोग मेरे को, 90% लोग मेरे ख्याल से, आपको पता नहीं कहाँ से पता चला, लेकिन 99% लोग मुझे देव रतूड़ी के नाम से ही जानते हैं, क्योंकि जी, मेरा जो जी, चाइनीज़ मैं नाम है वो इसलिए मैं दोफू कन्फर्म है। कर रही थी। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो मतलब स्पेशली आपने वहाँ के लिए रतूड़ी ही नाम रखा वहाँ पे? हाँ, यहाँ मेरा पे नाम आपका नाम देव रतूड़ी, द्वारिका यहाँ प्रसाद है। चाइना में शुरू से ही देव रतूड़ी के नाम से, और क्योंकि वो उनको उच्चारण करने में बहुत दिक्कत होती, द्वारिका प्रसाद रतूड़ी बहुत लंबा हुँ। हो गया। तो देव रतूड़ी के नाम से, मेरा चाइनीज़ नेम भी दफू है, तो उसका ट्रांसलेट भी ऑलमोस्ट लाइक देव ही होता है। तो वेटर बनने की इन कोशिशों में आपको मतलब किस चीज़ ने ये रखा कि नहीं मुझे आगे, मतलब ये होता है ना किसी में कि हाँ, मुझे ये हौसला बना रखा है, हाँ, ये चीज़ मुझे आगे लेके जाएगी। कभी-कभी इंसान बहुत वो हो जाता है कि नहीं यार मुझसे नहीं होगा, अब नहीं कर पाऊँगा, पीछे हट जाऊँगा। आपने कभी हाँ। ऐसा सोचा था कि कभी मैं नहीं, बैक फुट पे हो जाऊँगा, नहीं कर पाऊँगा? नहीं, ऐसा इसलिए ऐसा कभी सोचा नहीं है, क्योंकि हमारे पास में देखो प्लान भी कुछ था नहीं। मतलब करने के लिए क्या था? कोई मैंने ऐसा होटल मैनेजमेंट मैंने कर नहीं रखा, कोई मैंने एक्टिंग का, आई एम नॉट अ प्रोफेशनल और ट्रेन्ड एक्टर मैं हूँ नहीं। मेरे पास कोई डिग्री है नहीं, तो मेरे पास चॉइस नहीं थी। मेरे को यही करना था। जब चॉइस नहीं होती आपके पास में, तो देन यू हैव नो चॉइस। तो चॉइस ही नहीं थी, तो मैं क्या था कि बस इसी में आगे बढ़ना है, एंड आई पुट माई सेल्फ 200% अपने आप को डेडिकेट कर दिया जिस भी काम में लगा, एंड आज आपके सामने है। तो अभी मैं ये जानना चाहूँगी आप उत्तराखंड को अभी भी कितना मिस करते हैं? वहाँ के कल्चर को कितना मिस करते हैं? क्योंकि आप चाइना में देखिए, रहते हैं तो हमारे ज़ाहिर-सी जब भी बात है उत्तराखंड को बहुत मिस करते होंगे। उत्तराखंड से शुरू से ही बड़ा जुड़ाव रहा है, इसीलिए हमारी जी, एक संस्था भी है रतूड़ी फाउंडेशन के नाम से, जिसके अंतर्गत जी। मैं जितना होता है मेरे से, हम लोग कोशिश करते हैं कि उत्तराखंड में जो बच्चे हैं, लगभग 150 से ज़्यादा लोगों को मैं चाइना ला चुका हूँ। 200, मेरे ख्याल से हुँ, 200 होंगे लगभग, 150 नहीं, 200 के करीब-करीब बच्चों को मैं उत्तराखंड से यहाँ ला चुका हूँ, चाइना। उसमें से लगभग 70 बच्चे हमारी कंपनी में काम कर रहे हैं। और अभी एंड ऑफ दिस ईयर मुझे लगता है कि मार्च अप्रैल से पहले अंबर पैलेस जो हमारा रेस्टोरेंट है, इट विल वन ऑफ द बिगेस्ट चेन ऑफ इंडियन कल्चरल रेस्टोरेंट इन चाइना, चाइना में, जिसमें और अकेली ऐसी कंपनी, भारतीय कंपनी, जिसमें 100 से ज्यादा भारतीय कर्मचारी हैं, वो इस साल अप्रैल तक जो है हमारी कंपनी बनने वाली है। वो ऐसा क्यों हुआ है? क्योंकि देखिए, जब मैं यहाँ था तो मुझे लगा कि हमारे यहाँ बहुत सारे लोग कॉल करते थे, बेरोजगारी है, तो मुझे पहले मैंने अपने गाँव के लोगों को बुलाया, फिर अपने रिलेटिव बुलाया, फिर अपने आस-पास के लोगों को। तो इस तरह से क्या लोगों की एक्सपेक्टेशन भी बढ़ती है आपसे। तो मुझे यहाँ पर क्या, वो हुँ। जो एक्सपेक्टेशन है, वो एक ज़िम्मेदारी है, जो सामाजिक ज़िम्मेदारी है, वो बढ़ती गई, और इस तरह से जो है सपने भी बढ़ते गए कि नहीं, मेरे को कुछ और करना है। सिर्फ़ अपने लिए नहीं, अपने लोगों के लिए ही। और इस तरह से देखिए, अब ये हमारे लगभग 9 अंबर पैलेस इंडियन कल्चरल रेस्टोरेंट है चाइना में। 100 से ज़्यादा एम्प्लॉयी हैं अभी हमारी कंपनी में। अंबर पैलेस का नाम शायद पहले रेड फोर्ट था। पहले इनिशियल जो हमारा फर्स्ट रेस्टोरेंट था, उसका नाम रेड फोर्ट था, और उसके बाद रेड अभी फोर्ट था। सारे जो जितने भी रेस्टोरेंट है, उनके नाम अंबर पैलेस है। हाँ जी। तो वहाँ पे भी आप फेस्टिवल्स भी सेलिब्रेट करते होंगे बहुत ही चाइना में? हमारा, देखिए, हमारा जो रेस्टोरेंट है वो भारतीय सांस्कृतिक रेस्टोरेंट है। वो भारतीय जी, संस्कृति का प्रमोट करने के लिए जाना जाता है। तो हम यहाँ पर दिवाली, होली, कृष्ण जन्माष्टमी, गणेश चतुर्थी, हिंदी दिवस हो गया आपका, योग डे हो गया अपना, ये सारे त्योहार हम बड़े धूमधाम से मनाते हैं। इसके अलावा हमारे यहाँ पर क्या है कि जो साड़ी का कल्चर है, वो हमने यहाँ शुरू करा, कि हम लोग क्या करते हैं कि हमारे हर एक रेस्टोरेंट में साड़ी मिलेगी आपको, तो गेस्ट आते हैं, साड़ी पहन के फोटोग्राफी करते हैं, उसको पहन के खाना खाते हैं। तो यंग बच्चों के अंदर एक बड़ा पैशन है यहाँ पर। और हमारा जो रेस्टोरेंट है, मैं अगर आपको दिखाऊंगा अपना रेस्टोरेंट, अभी मैं वुहान के एक रेस्टोरेंट में बैठा हूँ, ऐसा लगेगा कि जी। यू स्टेप इनटू रेस्टोरेंट, यू विल फील लाइक यू आर इन इंडिया। बहुत अच्छी बात है कि वहाँ पे आप जो है इंडियन कल्चर को प्रमोट कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। और बिल्कुल। हम ये जानना चाहेंगे कि आप, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो फ़िल्मी करियर का सपना लेकर चलते हैं और साथ ही हाँ जी। बहुत ही कम समय में, जैसे आपने भी 10th क्लास तक ही पढ़ाई करी है और लोगों की पढ़ाई छूट जाती है, तो हाँ उनके जी। लिए हाँ आप क्या उनको ऐसी मैसेज देना चाहेंगे कि वो कैसे अपने आप को ज़िंदा रख सकें कि हाँ, तुम आगे बढ़ सकते हो? जैसे आप ये वहाँ से लेकर, इंडिया से लेकर चाइना तक आए और अपने आप को एक मजबूत बना के रखा, नहीं मैं आगे जाऊँगा, और अंततः आपने जो है फ़िल्मी करियर को पूरा कर लिया। हाँ जी। तो लोगों को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? देखिए, पढ़ाई, मैं तो यही मैसेज दूँगा कि पढ़ाई छूट जाए कोई बात नहीं, पहले तो पढ़ाई छूटनी नहीं चाहिए, क्योंकि आज के डेट में हमारी आज की जो आज की डेट में इतनी समस्या नहीं जैसे पहले थी, 20 साल 30 साल पहले थी। पढ़ाई छूट जाए कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आपका जो धैर्य है, आपका जो जी, उत्साह है, जो आपका पेशेंस है। जुनून है, वो नहीं छूटना चाहिए।
अगर जिस दिन वो खत्म हो गया, अगर आपके दिमाग में कहीं भी 1% अभी बाकी है आपके वो सपने, मैं कह रहा हूँ हुँ, वो पूरे होंगे। पर वो नहीं खत्म होना चाहिए। वो जो आपका जो पैशन है, वो जुनून है। देखो मेरे को यहाँ तक जो है मेरा जुनून लेके आया है और कुछ नहीं। मेरे पास कोई डिग्री नहीं है, देखो मैंने कोई होटल मैनेजमेंट नहीं कर रखा है और सारे जी। जितने भी स्विट्ज़रलैंड से होटल मैनेजमेंट करके आते हैं, वो लड़के मेरे पास काम करते हैं, यहाँ सीखते हैं। 10 से ज़्यादा रेस्टोरेंट मैंने खोल दिए। मैंने कोई एक्टिंग का कोर्स नहीं करा है, मैं 35 से ज़्यादा फ़िल्मों में काम कर चुका हूँ। मैंने कोई डिज़ाइनिंग का कोर्स नहीं करा, सारे रेस्टोरेंट की डिज़ाइनिंग मैं खुद करता हूँ। तो ये पैशन है आपका जो आपको आगे तक लेके जाएगा। तो इसीलिए कहते हैं कि जो माँ-बाप को भी चाहिए कि अपने बच्चों को फ़ोर्स ना करें कि आपको यहाँ जाना है, देखिए उनका पैशन क्या है और वो उसमें हुँ। अगर उसी में वो डूब गए तो मैं बता रहा हूँ कि वो कुछ भी कर सकता है। अपने जो चीन के कर्म लोगों जो के बारे हमारे में हम ये भी जानना चाहेंगे कि चीन के लोगों के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? आपके साथ उनका कैसा रवैया है? मतलब किस तरीके से वो आपको ट्रीट करते हैं? देखिए चीन चीन मेरे लिए मेरा दूसरा घर के जैसा है और यहाँ के लोग जी। बड़े मधुर हैं। यहाँ के लोग बड़े मधुर हैं, दे गो बियॉन्ड टू हेल्प, ट्रूली स्पीकिंग। हमारे यहाँ पर देखो बहुत सारे विवाद हुए हैं। मैं डोकलाम के दौरान भी यहाँ था, कोविड के दौरान भी मैं यहाँ पर था। तो यहाँ के जो लोग हैं, जो लोकल लोग हैं, सो वो जो है मतलब किसी भी हद तक जाके आपकी मदद करेंगे। तो मेरे साथ तो अब तक का जो मेरा 20 साल का 19 साल हो गए मेरे को यहाँ पर, जो अनुभव रहा है, मेरे बच्चे भी यहीं पर पढ़ते हैं और बहुत ही शानदार अनुभव रहा है। और हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि मेरे साथ के लोग जैसे आप होते तो आपके सर्कल में भी लोग ऐसे होते हैं। मेरे साथ जो ज़्यादातर लोग जुड़े हैं, वो यही जुड़े हैं जो चाहते हैं कि भारत और चीन एक साथ आके इस तरह का हम लोग कल्चरल कुछ ऐसे प्रोग्राम करें, एक ऐसा ब्रिज तैयार करें जिससे हमारा ज़्यादा से ज़्यादा आदान-प्रदान हो, संस्कृति का आदान-प्रदान हो। और ट्रेड में तो हम लोग देखिए आप देख ही सकते हैं कि हर साल जो है बढ़ ही रहा है। तो ऐसी कौन-सी फ़िल्म है जिसके रोल के लिए आप मतलब जिसका रोल आपको सबसे ज़्यादा यादगार रहा? जिसको आप सबसे ज़्यादा लगता है कि हाँ, ये मेरा रोल सबसे बेस्ट रहा? नहीं, एक फ़िल्म थी, देखिए मैं कोई ट्रेन्ड एक्टर नहीं हूँ, मेरे को एक्टिंग-वैक्टिंग कुछ नहीं आती, सच्ची बताऊँ मैं आपको। तो यहाँ पर क्या है कि तो मैं कान्हा राजा, तो इसलिए मेरी गाड़ी चल रही है, ट्रूली स्पीकिंग आई एम नॉट अ ट्रेन्ड एक्टर, मैं भी कोई प्रोफेशनल होटलर भी नहीं हूँ, लाइक ये है कि चलो ऊपर वाले की कृपा है और हम लोग पूरे जुनून के साथ में उसमें जितना मिलता है उसमें काम करते हैं, इसलिए उसमें कामयाबी मिल जाती है। एक किरदार था मेरा सलीम नाम से, एक माय रूममेट इज़ डिटेक्टिव, एक पुलिस का किरदार था, जो कि सबसे ज़्यादा पॉपुलर हुआ वो क्योंकि वो कोविड के दौरान रिलीज़ हुआ और उसमें मेरे 26 एपिसोड में मेरा रोल था और वो टीवी ड्रामा मैंने मज़ाक-मज़ाक में करा था, क्योंकि वो डायरेक्टर भी हँसता था, "यार, तू सीरियस नहीं है।" तो मैं कहा, "यार, मैं एक्टर नहीं हूँ, मैं सीरियस कहाँ से हो जाऊँ? मैं तो लाइक रेस्टोरेंट चलाता हूँ।" तो वो ऐसा इतना पॉपुलर हुआ कि बहुत सारे लोग यहाँ पर जो ज़्यादातर लोग चाइना में जो मुझे जानते हैं, वो उस टीवी ड्रामा की वज़ह से जानते हैं। तो 26 एपिसोड में था, मैं डायलॉग भी उसमें ऐसे ही बोलता था, टूटे-फूटे डायलॉग कभी-कभी डायरेक्टर भी हँसने लग जाता था। मुझे खुद हँसी आती थी, ये मैं कर क्या रहा हूँ? लेकिन वो उस तरह से क्या वो बहुत नेचुरल गया। मैंने सोचा ही नहीं कि ऐसा कि मतलब नहीं होता जब आप प्रिपेयर होते हैं एक्टिंग के लिए तो थोड़ा-सा वो थोड़ा हाव-भाव से उसमें मैं एक्टिंग के लिए तैयार ही नहीं था। और वो चल पड़ी मतलब आप गाड़ी इस तरह प्रिपेयर से। नहीं थे हाँ बिल्कुल भी जी, हाँ। प्रिपेयर नहीं थे। हाँ जी, हाँ। और अगर ये जानना चाहें कि आपको कैसी फ़िल्में देखना पसंद है? मतलब किस तरह की फ़िल्में आपको ज़्यादा पसंद करती हैं देखने के लिए? देखिए, मेरे को ज़्यादातर एक्शन जो फ़िल्म है, चाहे वो अक्षय कुमार जी की हो या विद्युत जामवाल जी की हो, ये फ़िल्में ज़्यादा पसंद हैं और उसके अलावा अगर पसंद है तो सोशल मैसेजिंग जो फ़िल्म्स है, जिसमें आप एक हुँ, समाज में एक क्योंकि फ़िल्म एक ऐसा माध्यम है जिसमें आप बहुत सारी जो यंग जनरेशन है, उसका जो माइंडसेट है, उसको एक सही दिशा में ले जा सकते हैं। तो जिस तरह जो बिल सोशल मैसेजिंग फ़िल्म होती है, वो या चाइना में भी बहुत चलती है। मुझे पर्सनली भी बहुत पसंद है। तो कभी क्या आपको मौका मिले बॉलीवुड में एंट्री का तो आप जाना चाहेंगे बॉलीवुड में? एक्चुअली मुझे मिला था एक रोल 2020 में एक फ़िल्म में, बहुत अच्छी फ़िल्म थी। तो मैं जा नहीं पाया, उस चीज़ का बड़ा दुःख है। लेकिन डेफ़िनेटली कोई अगर एक्शन एक्शन कुछ से रिलेटेड कुछ फ़िल्म्स वग़ैरह मिलती है, ऐसे जासूस-वासूस का रोल, गैंगस्टर का रोल तो मैं डेफ़िनेटली आई वुड लव टू डू। और मौका मिलेगा मुझे लगता है आने वाले टाइम पे। ज़रूर, ज़रूर मिलेगा सर। तो मतलब इंडियन जो खाने-पीने की चीज़ें हैं, भारतीय खाने की बात अगर हम करें तो चीन के लोगों की क्या उस पे राय है मतलब क्या प्रतिक्रिया रहती है? इंडियन डिश को लेकर? नहीं देखिए, शुरू में जब मेरा एक्सपीरियंस मेरा शुरू-शुरू में इतना अच्छा नहीं रहा, लोगों को समझ नहीं थी। यहाँ पर कोई प्रमोट नहीं कर रहा था भारतीय जो जो हमारा खाना है, इतना अच्छा हुँ, है कि जो स्पाइसेस है कोई उसके बारे में बात ही नहीं कर रहा था।
सबने वो ढाबा टाइप का खोल रखा था, सिर्फ खाना बेचना है यार। तो मेरे को क्या था शुरू से ही कि मेरे को बड़ा, आप देखेंगे यहाँ पर लगभग मैं 150 से भी ज्यादा टीवी प्रोग्राम कर चुका हूँ इंडियन खाने के बारे में। वी टॉक अबाउट इंडियन स्पाइसेस, इंडियन राइस, द कुकिंग मेथड जो हमारा है। तो इस वजह से इस मार्केट बड़ी बन गई। एक सिटी जहां हमने पहला शुरू में उनको लगता था आया करी, उनको लगता सिर्फ इंडियन खाना सिर्फ करी और फ्लाइंग ब्रेड है, उसके अलावा कुछ है ही नहीं। और कई बार तो करी का नाम सुनते ही रेस्टोरेंट के बाहर भाग जाते थे। तो मैं पकड़ पकड़ के उनको लाता था, भैया करी के अलावा हमारे पास में कबाब है, हमारे पास बिरयानी है, हमारे पास डिजर्ट है बहुत सारा, गुलाब जामुन है, रसगुल्ला है, गाजर का हलवा है, नान है। तो उनको मैं अलग अलग चीज फ्री में देता था। जैसे उन्होंने करी ऑर्डर कर दी, कबाब चाइना वालों को मोमोज और नूडल्स के अलावा कुछ पता नहीं होगा शायद। हाँ हाँ। तो अभी नहीं, लेकिन अब देखो, अब जो लोग यहाँ पर बहुत सारी यंग जनरेशन है वो बाहर जाते हैं, जैसे इंग्लैंड चले गए, यूएस चले गए, तो वहां पर काफी पॉपुलर है। और चाइना में भी अभी बहुत ज्यादा पॉपुलर हो रहा है इंडियन खाना। अब देखो हमारी एक ही सिटी में सियान में एक रेस्टोरेंट था, मुझे लग रहा था सब लोग कह रहे थे यार यहाँ 2 खोलेंगे तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी। उसी शहर में हमारे आज 7 रेस्टोरेंट है सियान में। तो इसलिए हो पाया क्योंकि हमने उसको प्रमोट करा, लोगों को बताया कि इंडियन खाना क्यों इतना हेल्थी है, इंडियन स्पाइसेस क्यों हम डालते हैं, क्यों उसका जो बैलेंस है। और लोग मेरे को भी देखते हैं, मैं भी इतना हेल्थी कैसे रहता, तो अभी 46 47 ईयर्स ओल्ड हो गया लेकिन लगता बहुत यंग है। मैं कहा क्योंकि मैं इंडियन करी खाता हूँ। तो यू हैव टू मेंटेन योरसेल्फ। तो तो पर लोगों को पसंद रिटायरमेंट, आता है। मतलब आपका रिटायरमेंट का कोई इरादा है कि रिटायरमेंट के बाद आप उत्तराखंड शिफ्ट होंगे या नहीं, या अभी यहीं चीन में ही सेटल होने का विचार है? नहीं, डेफिनेटली आई एम गोइंग टू स्टे इन उत्तराखंड। हम लोग टूरिज्म पे कुछ प्लान कर रहा हूँ मैं, शायद आने वाले साल में 1-2 साल में टूरिज्म पे, क्योंकि बहुत ज्यादा संभावनाएं हैं यहाँ पर। बहुत सारे मित्र हैं मेरे को जिनको हमारी संस्कृति, जो बुद्धिज्म है, जो मास्टर स्वनचांग यहाँ से गए थे, तो यहाँ पर लोगों के बहुत सारे सवाल होते हैं हमारी संस्कृति के ऊपर, हमारे कल्चर विरासत के ऊपर, जो हमारी जो पुरानी जो धरोहर है उनके ऊपर। तो टूरिज्म में बड़ी संभावनाएं हैं। तो आने वाले टाइम पे डेफिनेटली आप देखेंगे कि मैं कहीं ना कहीं उत्तराखंड की पहाड़ियों में एक छोटा सा होटल होगा, वहीं ऑर्गेनिक सब्जियां बन रही होगी, तो वहीं कहीं मिलूंगा मैं उत्तराखंड में। हाँ जी। बहुत बहुत शुक्रिया सर, वो जो हमारे आपने वो हमें कहावत है समय ना, दिया। हाँ। जननी जन्म भूमिश्चा स्वर्गोदपि गरीयसी, आना तो उत्तराखंडी है। बहुत अच्छी बात है सर। और आप आज लोगों के लिए इंस्पिरेशन बन गए हैं, और आप भारत से चाइना पहुंच गए और फिल्मी करियर में बहुत अच्छा नाम कमाया आपने। और बहुत बहुत बधाई सर आपको। थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम आल्सो। एंड या कोशिश करते हैं कि जो यंग जनरेशन है वो गिव अप ना जी। करें। और क्योंकि देखो मैं अगर गिव अप कर देता तो शायद आज मैं 100 लोग हमारी कंपनी में नहीं होते। तो देयर आर अपॉर्चुनिटी लाइक पीपल शुड नॉट अगर वो पढ़ाई नहीं कर पाए कोई दिक्कत नहीं, लेकिन उनको अपने पैशन के साथ, अपने जुनून के साथ में, अपने सपनों के साथ में वो कंप्रोमाइज नहीं करना चाहिए। उसको बना के रखें, वो धैर्य रखें, तो सब समय आता है।